गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थी। आज है क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ वन इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वो किस तरीके की क्वाड्रिलेटरल होगी जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। हिंट दे रखी है आपको, ड्रॉ अ डायगोनल एंड चेक द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है, फिर एक डायगोनल ड्रॉ करना है, उसके बाद डायगोनल ड्रॉ करने के बाद दो ट्रायंगल्स आएंगी, उनको उनकी कॉन्ग्रुएंसी को चेक करना है। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये सपोज हमने कर लिया इस तरीके से। अगर इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री आते हैं तो ये हो जाएगी क्या, रेक्टेंगल। अगर इसके एंगल्स इक्वल नहीं आते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल आते हैं, इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल दे रखी हैं। ठीक है, अगर अपोजिट एंगल्स भी इक्वल आ गए, इसका मतलब ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और यहाँ पे ए को सी से हम ज्वाइन कर देंगे। अपोजिट साइड्स इक्वल मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल और ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब यहाँ पे हम एंगल्स लिख देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये 4 एंगल्स हो गए। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे let A B C D be a quadrilateral in which opposite sides are equal। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे join AC। अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गए, एक तो ट्रायंगल ADC आई, दूसरी ट्रायंगल आई CBA। ट्रायंगल्स आपको इस तरीके से लेनी है कि उसकी साइड्स इक्वल प्रूव हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CBA वी हैव, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख देती हूँ। वी हैव, यहाँ से आपको क्या दिखा कि AD इक्वल है किसके, CB के। ये गिवन है। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये गिवन है यहाँ से। दूसरा, ये जो DC है ये किसके इक्वल है, BA के। DC इज़ इक्वल टू BA। और यहाँ पे जो AC है ये क्या है, कॉमन। यहाँ पे लिख देंगे AC इज़ कॉमन, AC इज़ कॉमन साइड। इसका मतलब क्या है कि बाय द साइड कंडीशन, यहाँ पे ये इरेज करके लिख देती हूँ, बाय द साइड कंडीशन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CBA आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कि एंगल 1 होगा एंगल 3 के इक्वल एंड एंगल 2 होगा एंगल 4 के इक्वल। किस तरीके से, अगर ये दोनों, ये देखो सबसे पहले ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, इसको क्या ये मान लो कि ट्रांसवर्सल कट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो DCAB ये क्या बन गया हमारे पास, Z बन गया। इसका मतलब है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल कैसे हुआ, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, AC को ट्रांसवर्सल मान लिया। चलो मैं कंप्लीट लिख के आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से। यहाँ पे एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आया, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आया। किस तरीके से, AC is a transversal, AC is
अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन्स ए बी एंड डी सी। ये देखो, ये डी सी है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ इसको, ये ए बी, ये डी सी, और ये जो लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तभी तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आएगा। जब आप इसको देखोगे इस तरीके से जी बनेगा तो एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल आएगा। क्यों आया? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है सॉरी, इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि ए सी ट्रांसवर्सल होगी किसके, ए डी और बी सी के। ठीक है, सिमिलरली लिखेंगे कि ए सी इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन्स ए डी एंड बी सी। इसका मतलब है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे वही अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ से सॉरी ये तो 3 आ गया, यहाँ से बनाएंगे बी सी ए डी, यहाँ से देखोगे तो एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल आएगा। अब हम क्या कह सकते हैं इससे कि लाइंस ए डी और बी सी क्या है, ए डी और बी सी क्या है, पैरेलल है, और ए बी डी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी है वो क्या आई, एक पैरेललोग्राम आई। क्यों? इसके ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है। ठीक है, और जो सम है एडजेसेंट एंगल्स का वो क्या है, 180 डिग्री। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर लाइंस ए बी एंड डी सी आर पैरेलल एंड लाइंस ए डी एंड बी सी आर पैरेलल। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन the quadrilateral ABCD is a parallelogram। क्यों? क्योंकि इसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं आए। अगर एंगल्स 90 डिग्री आ जाते इट मीन्स वो रेक्टेंगल होती। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, will the sum of the angles in a quadrilateral such as the following one also be 360 degree? Find the answer using geometric reasoning as well as by constructing this figure and measuring। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स होते हैं क्या उनका सम 360 डिग्री होता है। ये आपको आंसर फाइंड आउट करना है रीजनिंग से और कंस्ट्रक्ट करके, और उसको कंस्ट्रक्शन के बाद मेज़र करने के बाद। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे बी से डी को। ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई, 2 ट्रायंगल्स आ गई। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे इन द, चलो मैं इसको बोर्ड पे ही करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई दे और एक साथ हम कंप्लीट लिख पाएँ। सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ बी को ए के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल, इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन
बी डी। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गई। इन ट्रायंगल ए बी डी। अब यहाँ पे मैं इन एंगल्स को कुछ नाम दे देती हूँ, ठीक है, ताकि और ज़्यादा इजी हो जाए हमारे लिए फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले इस एंगल को, ये जो स्मॉल एंगल, इतना छोटा एंगल है, इसको नाम देंगे 1। ये जो एंगल है इसको नाम देंगे 2। कंप्लीट डी नहीं है, ठीक है, 1 और 2 अलग अलग हैं। ये 1 2, ये हो गया 3 और 4, ठीक है। बाकी के एंगल्स एज इट इज़ रहेंगे। अब आगे है ट्रायंगल ए बी डी में हमारे पास वी हैव एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हो गई हमारी ट्रायंगल ए बी डी। अब हमारे पास जो दूसरी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल सी बी डी में वी हैव एंगल सी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, 360 डिग्री के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आई है, ये दो ट्रायंगल्स है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये जो कंप्लीट फिगर है इसके एंगल्स आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, कंप्लीट ऊपर से इरेज करूंगी ये, जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वेशन 1 को, एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस दूसरी क्या है, एंगल सी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, जो राइट साइड भी है वो भी तो एंगल्स भी तो क्या होंगे, ऐड होंगे, 180 प्लस 180 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए प्लस, सभी को ओपन करो, एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, सम कितने के इक्वल आ गया, 360 डिग्री के इक्वल। यहाँ लिखूँगी तो आपको दिखाई देगा या नहीं, हाँ 360 डिग्री, ठीक है, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, एंगल 1 और एंगल 2 को एक साथ लिख लेंगे, एंगल 3 और एंगल 4 को क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 ब्रैकेट में लिख लो, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ब्रैकेट में इज इक्वल टू कितने के इक्वल, 360 डिग्री के इक्वल। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये एंगल, सॉरी सी लिखना तो भूल ही गई मैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख देती हूँ, ठीक है, एंगल सी, ठीक है। अब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखो आप, एंगल ए प्लस एंगल बी कहाँ पे, एंगल 3 और 4 को मिला के है ना एंगल बी, तो ये कंप्लीट मिलके क्या बन गया, एंगल बी। एंगल सी हमारे पास है, एंगल डी किससे मिलके बना है, एंगल 1 और एंगल 2 से, तो इन दोनों की जगह मैं एंगल डी लिख दूँ, ठीक है। ये कितने के इक्वल आ गया, 360 डिग्री के इक्वल। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और जब आप इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से जब फाइंड आउट करेंगे तब भी ये जो सम है इन सभी का कितना आएगा, 360 डिग्री। अगर आप इसको मेज़र करते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से तो भी 360 डिग्री आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, आपसे पूछा गया था कि क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स का सम होता है क्या वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो लिख देंगे देयरफॉर द सम ऑफ द angles of the quadrilateral A B C D is 360 डिग्री, ठीक है। ये प्रूव हो गया। हमसे पहले पूछा भी गया था कि क्या होता है 360 डिग्री के इक्वल, तो आप इसमें लिख सकते हो कि यस द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब आज के लास्ट क्वेश्चन की बारी आती है, क्वेश्चन नंबर 11।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ये जो स्टेटमेंट्स दी गई है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। ए क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are equal and bisect each other must be a square। क्या एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगनल्स इक्वल है लेकिन वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या वो मस्ट है कि वो एक स्क्वायर होगी? यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है वो फॉल्स है। क्यों? अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि जो डायगनल्स हैं वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो एक स्क्वायर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब वो 90 डिग्री पे नहीं करते, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं डायगनल को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स। इसकी जगह अगर ये लिखा होता कि वो एक रेक्टेंगल है तो ये ठीक हो जाता, क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगनल्स हैं वो इक्वल होते हैं और वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के लिए दोनों डायगनल्स का आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। तो ये स्टेटमेंट हो गई क्या? फॉल्स। नंबर सेकंड लिखा है आपके पास, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल। क्या एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके 3 एंगल्स 90 डिग्री है, तो क्या फोर्थ एंगल भी 90 डिग्री होगा? तो क्या वो एक रेक्टेंगल होगी? तो सबसे पहले ये देखो, रेक्टेंगल के बारे में पूछा है तो रेक्टेंगल के 3 एंगल्स 90 डिग्री हो गए, तो फोर्थ मस्ट है कि वो 90 डिग्री होगा। और रेक्टेंगल के लिए पूछा है तो ये जो कंडीशन है वो क्या है? ट्रू है। तो हम लिख देंगे क्या? ट्रू, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, ए क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other must be a parallelogram। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगनल्स बाइसेक्ट करते हों तो क्या वो एक पैरेललोग्राम होगी? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होती है उसके जो डायगनल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपने ये सारी कंडीशंस ठीक से पढ़ी हैं तो इसमें ये छोटी सी बात है जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये देखो राइट एंगल्स, इसका मतलब ये राइट एंगल, लेकिन इसके डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना कि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो थोड़ा सा इनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। नंबर 4 पार्ट है इसका, ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी अ रोम्बस। ये पूछा गया है कि वो जो एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके जो डायगनल्स हैं वो परपेंडिकुलर हो, वो मस्ट है कि वो एक रोम्बस होगी। तो क्या ये ऐसा ज़रूरी है कि जिसके डायगनल्स परपेंडिकुलर हो वो रोम्बस ही हो? यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट आपके लिए दे रखी है ये क्या है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डायगनल्स परपेंडिकुलर हो वो रोम्बस ही हो, वो स्क्वायर भी हो सकती है, वो काइट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी दी गई है कि वो मस्ट है कि वो रोम्बस, देखो शब्द जो दिया गया है वो मस्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये फॉल्स है। अगर ये लिखा जाता कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर कैन बी ए रोम्बस, ठीक है, तो वो ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे मस्ट लिखा है, इसका मतलब फॉल्स है, क्योंकि इसके अलावा और भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो कि परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि स्क्वायर है, काइट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 5th पार्ट, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हों तो ये मस्ट है कि वो एक पैरेललोग्राम ही होगी। तो यहाँ पे ये ट्रू है। ठीक है, कि अपोजिट एंगल्स जिसके इक्वल होंगे वो एक पैरेललोग्राम है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, देखो इस तरीके से, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, अपोजिट एंगल इक्वल अपोजिट साइड इक्वल, इसका मतलब वो एक पैरेललोग्राम है। ये जो स्टेटमेंट ऐसे दे रखी है ना, आप इस तरीके से डायग्राम बना के उसका देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 6th पार्ट, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल्स इक्वल है तो क्या वो एक रेक्टेंगल होती है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रू, क्योंकि रेक्टेंगल पूछा है ना कि क्या वो रेक्टेंगल है जिसके सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे ट्रू है। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम्स आर पैरेललोग्राम। क्या आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम्स पैरेललोग्राम होती है? पिछली वीडियोस में हमने देखा कि ट्रेपीजियम क्या होती है, इस तरीके से दो पैरेलल साइड होती हैं और ये दो क्या होती है, नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। लेकिन पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, इसका मतलब आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम्स पैरेललोग्राम नहीं होती है। तो इसको लिख देंगे फॉल्स, क्योंकि इनकी लेंथ इक्वल है, ये पैरेलल नहीं है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, आज आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।